दान। दान एक ऐसा शब्द है जिसको सुनते ही हमारे दिमाग में एक ही चीज़ आती है कि हमने किसी को कुछ दे दिया। और जब हम किसी को दान में कुछ देते हैं तो उसके बाद उस वस्तु पर हमारा कोई भी अधिकार नहीं रह जाता। परंतु अगर इस शब्द को कन्या के साथ जोड़ दिया जाए तो ये इस संदर्भ में सही नहीं बैठता। क्यों? क्योंकि शादी के बाद भी लड़की का अपने माता पिता के साथ, अपने परिवार के साथ जो संबंध है वो जन्मों जन्म तक बना रहता है, माने कि उनसे कभी भी खत्म नहीं होता। तो लड़की के साथ इस शब्द का प्रयोग करना और उसको इस अर्थ में देखना कि लड़की को दान में दे दिया, उसके बाद इसका कोई, इस परिवार से कोई रिश्ता नहीं है, वो थोड़ा सा अनुचित सा प्रतीत होता है। हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार अपने YouTube चैनल विद्यालय की ओर में एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम सब कक्षा 10वीं की पुस्तक क्षितिज की एक कविता के विषय में जानेंगे जिसका शीर्षक है कन्यादान। और आप सब जानते होंगे कि जो कन्यादान है ये एक रस्म है जो शादी के समय निभाई जाती है। माने कि लड़की के जो माता पिता हैं वो अपनी बेटी का हाथ लड़की के वर या जो लड़की के पति हैं उनके हाथ में देते हैं और इस रस्म को कन्यादान कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। कन्यादान कविता के जो कवि हैं वो ऋतुराज जी हैं और इनका जन्म 1940 में भरतपुर यानी कि राजस्थान में हुआ था। वहीं से इन्होंने अपनी शिक्षा ली थी और ये लगभग 40 वर्षों तक शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए थे। इनकी कुछ अन्य प्रसिद्ध रचनाएं भी हैं, जैसे एक पुल पानी में, सूरत नीरत, लीला अरविंद, इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं थी। तो चलिए थोड़ा सा पाठ प्रवेश जान लेते हैं। इस कविता में जो शादी के समय जो रस्म निभाई जाती है उस समय एक माँ की क्या मनोदशा होती है, क्या उनके भाव होते हैं, क्या कुछ चीज़ों, कुछ बातों को लेकर वो चिंतित, माने कि कुछ डरी हुई सी रहती है, तो वो दिखाया गया है एक माँ और बेटी का रिश्ता कि वो किस तरह से कुछ अच्छे और कुछ बुरे के बारे में अपनी बेटी को बता रही है कि अब उसका जीवन में किस तरह के कुछ बदलाव आएंगे और उन्हें किस तरह से रहना है। तो देखिए, इसमें कवि कहते हैं कि माँ और बेटी के बीच होने वाली घटना का वर्णन है ये कविता कन्यादान। जब एक माँ अपनी बेटी को शादी के बाद विदा करती है तो उसे ऐसा लगता है मानो उसके जीवन की सारी जमा पूंजी उससे दूर चली गई है। मानो उसके फिर उनका पुत्री मोह उन्हें इस बात से भी भयभीत करता है कि उनकी बेटी नए घर में जा रही है, कहीं उसे कोई परेशानी ना हो या उसे कोई अत्याचार न सहन करना पड़े। इन सब के कारण माँ चिंतित होकर अपनी फूल सी बच्ची को भले बुरे की सीख देने लग जाती है, जिसे जीवन में आने वाले दुखों का कोई भी आभास नहीं है। उसने अभी तक कुछ खुशियां ही देखी हैं और उन्हीं के सपने सजाए हैं। अर्थात शादी के पूर्व तक वह घर में एक बच्चे की तरह ही रही है, परंतु शादी के बाद जब विदा होती है तब वह अचानक बड़ी लगने लग जाती है और माँ उसे कुछ सीख देने लग जाती है। तो ये इस कविता का पाठ प्रवेश था। चलिए कविता की तरफ बढ़ते हैं। अब देखना जरा, जो कवि हैं वो कहते हैं कि कितना प्रमाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी पूंजी हो। माने कि प्रमाणिक यानी कि सत्य, सही। अब कवि बताते हैं कि कितना सही था, कितना सत्य था उसका दुख। किसका दुख? उनकी लड़की की माँ का दुख। किस समय? लड़की को दान में देते वक्त, माने कि शादी के समय जो रस्म निभाई जाती है उस समय, और उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। अब अंतिम पूंजी क्यों कहा गया है? क्योंकि जो लड़की होती है वही एक माँ के सबसे निकट होती है और जो माँ है वो लड़की के सबसे निकट होती है। जो माँ है वो अपनी सारी सुख दुख की जो बातें होती हैं वो अपनी बेटी से ही साझा करती है। इसीलिए ऐसा लगता है कि अब उसके जीवन में ये जो समय है ये बहुत ही मतलब दुखदायी है, बहुत ही परेशानी भरा है। क्यों? क्योंकि उसकी जो जमा पूंजी है जीवन भर की, अब वो कहीं दूसरे घर जा रही है, माने कि उससे दूर जा रही है। अब आगे देखिए। अब वो कहते हैं आगे की पंक्तियों में कि लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। वो कहते हैं जो लड़की थी वो अभी इतनी सयानी नहीं थी, माने कि उस उम्र से उससे बड़ी जरूर थी, लेकिन उसकी जो मानसिक स्थिति, मानसिक समझ थी वो अभी इतनी विकसित नहीं हुई थी। क्यों? क्योंकि अभी तक तो वो अपने घर में ही रही थी, अभी उसने बाहर की दुनिया देखी नहीं थी। इसलिए कहते हैं कि अभी सयानी नहीं थी। और ये जो माँ है उसके लिए जो बच्ची है, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो जाए, उसे हमेशा ऐसा ही लगेगा। क्यों? क्योंकि वो अपनी बच्ची को एक छोटी बच्ची के रूप में ही देखना पसंद करती है और देखती भी है। वो कहती है कि वो अभी इतनी भोली सरल थी। भोली मतलब जिसे अभी अच्छे बुरे का कुछ ज्यादा पता ना हो, सरल मतलब बहुत साधारण सी। तो भाई उसे कुछ अच्छे बुरे का पता नहीं था।
वो कहते हैं कि उसे सुख का आभास तो होता था। सुख का आभास माने कि घर में रही थी, घर में उसे सारी सुख सुविधाएं मिलती हैं, किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होता। तो उसने अपने जीवन में अभी तक, उस लड़की ने अपने जीवन में अभी तक सारी खुशियां ही देखी थी। उसे दुख का कोई भी आभास नहीं था, उसे सुख का पता था। क्यों? क्योंकि दुख तो उसको आने ही नहीं दिया था उसके घर वालों ने। लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। दुख बांचना, बांचना यहाँ पर एक ग्रामीण बोली का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है पढ़ना या जानना। तो कहते हैं कि उसे दुख के बारे में कुछ भी नहीं पता था, ना उसे जाना था कभी दुख के बारे में। क्यों? क्योंकि घर में उसकी जो भी उसकी जरूरतें होती थी वो उसकी जो माता पिता है वो पूरी कर देते थे। लेकिन अब वो दूसरे घर जा रही है, तब लेखिका की जो लड़की है उसकी जो माँ है उन्हें लगता है कि इसे दुख के बारे में कुछ भी नहीं पता। अब आगे आने वाले जीवन में इसे बहुत से दुख या परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वो कहते हैं कि पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की। पाठिका मतलब उसने पढ़े थे, सुने थे। धुंधले प्रकाश यानी कि बिल्कुल अच्छे तरह से क्लियर ना हो कोई चीज। वो कहती हैं कि जो लड़की है उसके जो सामने जो स्थिति थी बाहर के समाज की, बाहर की दुनिया की, वो पूरी तरह से साफ नहीं थी। क्या था कि कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। कुछ तुकों माने उन्होंने जो आसपास का जो लोग थे उनसे कुछ चीजें सुनी थी, जो रटी रटाई चीजें होती हैं वो सुनी थी। इसलिए वो कहते हैं कि उसे जो बाहर की दुनिया है, शादी के बाद का जो जीवन है, आगे का जो परिवार है, वहां कैसे रहना होता है, किस तरह से व्यवहार करना होता है, वो सारी चीजें उसे बिल्कुल भी नहीं पता थी। हाँ, उसने कुछ सुनी जरूर थी। जो अड़ोस पड़ोस के ना जो माहौल था, जो परिवार था, अड़ोसी पड़ोसी थे, उनसे उन्होंने कुछ सुना जरूर था। लेकिन पूरी तरह से वो जो तस्वीर थी आगे के परिवार की, शादी के बाद के जीवन की, वो पूरी तरह से साफ नहीं थी। माने कि उसमें उसे अभी पूरी तरह से सच्चाई का नहीं पता था। ये यहाँ पर कवि ऋतुराज कहते हैं। अब आगे देखिए। अब जो माँ है वो कुछ सीख देना चाहती है यहाँ पर। अब माँ अपनी बेटी को कुछ सीख देना चाहती है। वो कहती है कि माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। पानी में झांक कर मतलब पानी में देख करके। वो कहते हैं कि आप जो है अपने चेहरे की जो सुंदरता पर कभी भी रीझना, माने कि इतराना या घमंड करना, एक तरह से कह सकते हो आप, कि आप कभी भी अपनी सुंदरता पर घमंड मत करना। क्यों? क्योंकि चेहरे की सुंदरता कुछ समय की होती है, परंतु आपके परिवार के साथ जो आंतरिक संबंध होंगे वो ज्यादा महत्व रखते हैं। माने कि आपने अपने आगे के परिवार के साथ बहुत अच्छे दिल से संबंध बना के रखने हैं। आपने कभी भी अपनी खूबसूरती पर घमंड या अभिमान नहीं करना है। अब देखना चाहिए इसके साथ ही वो एक और सीख भी देती हैं दूसरी। यहाँ पर वो माँ कहती हैं कि आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। मतलब हम बहुत सी ऐसे आप समाचार सुनते होंगे कि दहेज के कारण ये समस्या हो गई या वो समस्या हो गई, लड़की को इस तरह की परेशानियां उठानी पड़ती हैं, वो चुपचाप सारे दुख सुख सहन कर लेती है, ये सब। तो माँ यहाँ पर कहती है कि जो आग है वो रोटियां सेकने के लिए है, खुद को परेशान करने के लिए नहीं है। माने कि अगर आपको कोई तकलीफ होती है, कोई बेवजह आपको परेशान करता है, तो आप उसका विरोध करना, उसको चुपचाप सहना नहीं है आपने। ठीक है। अब वो आगे कहते हैं कि वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। तो अब जो यहाँ पर माँ है वो अपनी बेटी से कहती है कि भाई जो वस्त्र और आभूषण जो हैं वो एक भ्रम है, माने कि आपको विचलित करने के लिए शब्द है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये सिर्फ बंधन स्त्री जीवन को यानी कि बांध के रखते हैं। ये नहीं है कि लोग आपको कुछ आभूषण दे दें और फिर आपको मतलब आपको बिना बात के कुछ परेशान करते रहें, तो वो चीजें गलत हैं। आपने उनका खुल करके विरोध करना है, आपने इन बंधनों में नहीं बंधना है। तो पूरी यहाँ पर जो सीख है उसमें यही कहा है कि आपने जो आपका परिवार होगा आगे का, उससे बहुत अच्छे से मिलकर रहना है, अपनी सुंदरता पर कभी भी घमंड नहीं करना है। अगर कोई बिना बात के आपको परेशान करता है तो आपको उसका विरोध भी करना है। साथ ही आपने कभी भी वस्त्र और आभूषण जैसे जो बंधन है इनमें कभी भी बंधकर नहीं रहना है। ये लड़की की जो माँ है वो लड़की को सीख दे रही है। अब आगे देखिए जरा। वो कहती है कि माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना। अब इस बात को ध्यान से सुनना कि भाई माँ ने कहा लड़की होना, भाई आप लड़की की तरह एकदम शालीन और शांत बनी रहना, परंतु लड़की की तरह दिखाई मत देना। अब क्यों कहा है ऐसा? क्योंकि लड़कियों को एक कमजोरी का प्रतीक माना जाता है। भाई हम ये लड़की है, इसको कुछ कह सकते हैं, ये पलट कर जवाब नहीं देगी, तो आपने ऐसा नहीं करना है।
आप रहना एक लड़की की तरह, लेकिन आपका जो स्वभाव होगा, जो व्यवहार होगा, वो आपने किसी से दबकर नहीं रहना है। अगर कोई गलत चीज होती है तो आपने उसका खुलकर विरोध करना है। ये माँ लड़की को सीख दे रही है। तो माँ अपनी बेटी को कह रही है कि आपने अपने आप को कभी किसी के सामने दुर्बल कन्या की तरह प्रस्तुत नहीं करना है और ना ही अपनी निर्बलता किसी के सामने आने देनी है। इस संसार में लोग निर्बल के ऊपर ही अत्याचार करते हैं, माने कि जो आवाज नहीं उठाता उसी के खिलाफ अत्याचार करते हैं। इसलिए माँ ने कहा कि अपने भीतर नारी के सभी गुण बनाए रखना, लेकिन दूसरों के सामने खुद को कभी भी निर्बल और असहाय मत दिखाना। तो ये इस पूरी कविता का सार था या भाव था। तो उम्मीद है आपको इस जो कविता है कन्यादान ऋतुराज जी की, वो अच्छे से समझ आई हो। आप सबका धन्यवाद करता हूँ अपने YouTube चैनल विद्यालय की ओर से। धन्यवाद।